आखिर क्यों हुए सभी जानवर जंगल छोड़ जाने को मजबूर, और क्यों जलपरी सलीना को किया गया कैद? आइए देखते हैं। यह कहानी एक ऐसे हरे भरे जंगल की है जहां हर तरफ पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की मस्ती गूंजती थी। झरने बहते थे, पत्तियां हौले हौले सरसराती थी और सूरज की किरणें हरियाली पर चमकती थी। लेकिन अब यह जंगल वीरान और उदास हो चुका था। हवा में घुटन थी और हर कोई असहाय महसूस कर रहा था। सूरज ढलने के बाद जंगल के एक ऊंचे पेड़ पर दो चिड़िया बैठी हुई थी। वे अक्सर शाम को बातें करती थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि अब यहाँ रहना सुरक्षित है? न तो पीने का पानी बचा है और न ही हवा सांस लेने लायक। पेड़ भी सूख रही है। सुरक्षित? अब तो यहाँ जीना मुश्किल हो गया है। वो मोना जलपरी ने सब बर्बाद कर दिया है। लेकिन हमारी सलीना जलपरी कहाँ है? वह तो हमेशा हमारी मदद करती थी। उसने कभी किसी को निराश नहीं किया। तभी पास की झाड़ियों में हलचल हुई। दोनों चिड़ियां चौंक कर देखने लगी। झाड़ियों के पीछे से एक लोमड़ी धीरे धीरे बाहर निकली। उसका शरीर कमजोर था और उसकी चाल में थकावट और उदासी झलक रही थी। अरे लोमड़ी बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या हुआ तुम्हें? मैं पूरे जंगल में पानी की तलाश कर रही थी, लेकिन कहीं भी पीने लायक पानी नहीं मिला। झील का पानी भी जहरीला हो गया है। मैं प्यास और थकावट से परेशान हूँ। यह सब मोना जलपरी ने किया है। उसने न सिर्फ झील बल्कि पूरा सुंदरवन बर्बाद कर दिया है। क्या अब हमें भी यह सुंदरवन छोड़ना पड़ेगा? हम ये जंगल छोड़ भी दें तो कहाँ जाएंगे? यह हमारा घर है। मैंने यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिताई है, लेकिन अब हर पत्ता सूख रहा है, हर धारा जहरीली हो गई है। हम सब खत्म हो रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें इस सुंदरवन को छोड़ना पड़ेगा। यह तो हमारा घर था। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। मोना ने सब बर्बाद कर दिया। अब यहाँ जीना नामुमकिन हो गया है। काश सलीना जलपरी को मोना ने कैद न किया होता। वह हमेशा बचाती थी। अब तो हमारी कोई उम्मीद नहीं बची। वे तीनों भारी मन से सुंदरवन के रास्ते पर बढ़ रहे थे। तभी एक झाड़ी से हल्की सी आवाज आई। लोमड़ी तुरंत सतर्क हो गई और उस दिशा में देखने लगी। वह देखो, झाड़ियों के बीच कुछ फंसा हुआ है। यह कौन हो सकता है? यह कोई जानवर नहीं, बल्कि यह तो एक सफेद घोड़ा है। लेकिन यह आम घोड़ा नहीं है। यह कुछ खास लगता है। यह तो कोई जादुई घोड़ा लगता है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वे तीनों झाड़ियों के पास गए। झाड़ियों के बीच एक सफेद रंग का चमचमाता यूनिकॉर्न फंसा हुआ था। उसके शरीर पर कई गहरे घाव थे और खून बह रहा था। वह दर्द में करा रहा था। बेचारा, इसे बहुत चोट आई है। हमें इसे जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा। हाँ, जल्दी करो। हम इसे और तकलीफ में नहीं देख सकते। लोमड़ी और दोनों चिड़ियों ने मिलकर झाड़ियों को हटाना शुरू किया। काफी मेहनत के बाद उन्होंने यूनिकॉर्न को बाहर निकाला, लेकिन वह बुरी तरह घायल था। उसके शरीर से खून बह रहा था। लेकिन अचानक उसके शरीर से रोशनी निकलने लगी। जब रोशनी थमी तो उनके सामने एक सुंदर परी खड़ी थी। उसकी उपस्थिति से पूरे वातावरण में एक पवित्र और सुकून भरी हवा फैल गई। वह परी कोई और नहीं बल्कि रानी परी थी, जो परीलोक से धरती पर आई थी। तुम सबका धन्यवाद। अगर तुमने मुझे बचाया न होता तो मैं शायद हमेशा के लिए इस रूप में फंसी रह जाती। तुम कौन हो और यूनिकॉर्न से परी में कैसे बदल गई? मैं रानी परी हूँ। परीलोक से इस धरती पर घूमने आई थी। मैंने यूनिकॉर्न का रूप धारण किया ताकि सुंदरवन की खूबसूरती का आनंद ले सकूं। झाड़ियों के पास खड़े लोमड़ी और चिड़ियों ने ध्यान से रानी परी की बात सुनी। उनकी आंखों में कौतूहल और चेहरे पर चिंता का भाव था। रानी परी ने अपने चारों ओर बिखरी रोशनी को समेटते हुए धीमे स्वर में कहा, मैं धरती पर घूमने और यहाँ की सुंदरता का आनंद लेने आई थी, लेकिन अचानक तेज बारिश और खराब मौसम ने मुझे यहाँ भटका दिया। मेरी जादुई छड़ी इसी सुंदरवन में कहीं गिर गई। उसके बिना मैं अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं कर सकती और न ही परीलोक वापस जा सकती हूँ। जब मैंने इसे ढूंढने की कोशिश की तो मैं झाड़ियों में फंस गई। यह तो बहुत गंभीर बात है। आप अपनी छड़ी के बिना यहाँ फंसी रही।
तुम्हारे चेहरे इतने उदास क्यों हैं? ऐसा लगता है कि तुम बहुत दुखी हो। रानी परी, हम तुम्हारी मदद करके खुश हैं, लेकिन अब इस सुंदर वन में रहना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। मोना जलपरी ने इस खूबसूरत सुंदर वन को बर्बाद कर दिया है। यह सुंदरवन कभी हमारी शरण स्थली था। यहाँ हरियाली थी, साफ झीलें थी और सब कुछ शांति से चलता था। लेकिन अब पानी जहरीला हो गया है, पेड़ सूख चुके हैं और हवा भी सांस लेने लायक नहीं रही। मोना जलपरी ने सलीना जलपरी को कैद कर लिया और अपनी काली शक्तियों से इस सुंदरवन को तबाह कर दिया। अब हमें यह सुंदरवन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं पता कि कहाँ जाएं। रानी परी ने सभी की बातें ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर गहरी चिंता झलकने लगी। ऐसा क्यों हुआ? इसने इस सुंदरवन को इतना बर्बाद कर दिया। यह सब मोना जलपरी का किया धरा है। उसने सलीना जलपरी को कैद कर लिया और अपनी काली शक्तियों से हर चीज को नष्ट कर दिया। मोना जलपरी हमेशा से शक्तिशाली बनना चाहती थी, इसीलिए उसने सलीना जलपरी को कैद किया है। वह सलीना की जादुई शक्तियों को छीनकर सबसे ताकतवर बनना चाहती है, लेकिन अगर वह ऐसा करने में सफल हो गई तो यह सुंदरवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो क्या मोना सलीना को मारना चाहती है? हाँ, उसकी योजना यही है। अगर उसने सलीना को खत्म कर दिया तो उसकी शक्तियाँ हमेशा के लिए मोना की हो जाएंगी और फिर न सिर्फ यह सुंदर वन बल्कि आसपास की दुनिया भी तबाह हो जाएगी। हमें इसे रोकना ही होगा। तुम सबकी पीड़ा अब मेरी भी पीड़ा है। यह सुंदरवन केवल तुम्हारा घर नहीं बल्कि धरती की खूबसूरती का एक अभिन्न हिस्सा है। इसे बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। मुझे सलीना को बचाना होगा और मोना की काली शक्तियों को रोकना होगा। मेरी ताकत मेरी जादुई छड़ी में है, लेकिन वह छड़ी मेरे पास नहीं है। जब तक वह छड़ी मेरे पास नहीं होगी मैं मोना का सामना नहीं कर सकती। अगर छड़ी तुम्हारी ताकत है तो हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे। हाँ रानी परी, हम तुम्हारे साथ हैं। यह सुंदर वन हमारा घर है और हम इसे अच्छी तरह जानते हैं। हम यह जादुई छड़ी ढूंढेंगे। हमें बताइए, यह छड़ी कैसी दिखती है? मेरी छड़ी चमकदार सोने की है, जिसके ऊपर एक लाल क्रिस्टल का तारा बना हुआ है। जब यह पास होती है तो उसके चारों ओर एक हल्की रोशनी रहती है। हम जल्द से जल्द तुम्हारी छड़ी ढूंढ निकालेंगे। चलो अब समय बर्बाद न करें। मैं ऊपर से पूरे इलाके पर नजर रखती हूँ। अगर कोई चमक दिखे तो तुरंत बताऊंगी। मैं हर झाड़ी और पेड़ के नीचे ध्यान से देखती हूँ। तीनों ने सुंदरवन के भीतर जाने का निश्चय किया। रानी परी भी उनके साथ चल पड़ी। मुझे यहाँ बहुत सारे फूल और पत्तियाँ दिख रही हैं, लेकिन कहीं छड़ी का कोई संकेत नहीं है। यह छड़ी शायद किसी झाड़ी या घास के ढेर में गिरी होगी। हमें हर कोना देखना होगा। खोजबीन करते करते वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे। वहां की जमीन नम थी और चारों ओर लता पत्तों का ढेर लगा था। तभी लोमड़ी ने एक हल्की चमक देखी। मुझे लगता है मैंने कुछ देखा है। वहाँ उस खाई के अंदर हल्की रोशनी है। वह देखो, झाड़ियों के पीछे कुछ चमक रहा है। सभी उस दिशा में भागे। झाड़ियों को हटाने पर उन्होंने देखा कि वहाँ एक चमचमाती जादुई छड़ी पड़ी थी। हमने ढूंढ ली, यह वही छड़ी है। तुम सबने जो किया वह मेरे लिए अनमोल है। अब समय आ गया है कि हम मोना का सामना करें और इस सुंदरवन को बचाएं। हम तुम्हारे साथ हैं। चलो इस अंधकार को खत्म करते हैं। लोमड़ी और दोनों चिड़िया झील के किनारे खड़ी थी। उनकी आंखों में चिंता और उम्मीद का मिलाजुला भाव था। रानी परी ने एक गहरी सांस ली और रानी परी झील के गहरे पानी में उतरी। झील के तल में सलीना जलपरी एक बबल के अंदर कैद थी। उसकी आंखें बंद थी और उसकी शक्ति पूरी तरह मोना की काली जादू में जकड़ी हुई थी। उसके चारों ओर जादुई रेखाओं का जाल बिछा हुआ था। लेकिन जैसे ही रानी परी करीब पहुंची, अचानक झील का पानी हलचल में आ गया। मोना जलपरी अपने काले जादू के साथ पानी के अंधकार से प्रकट हुई। रानी परी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? लेकिन मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आ गई हो। अब तुम भी इस झील में हमेशा के लिए फंस जाओगी। अब बहुत देर हो चुकी है। रानी परी, यह सुंदरवन मेरा है।
यह सुंदरवन तुम्हारा नहीं, प्रकृति का है। तुमने अपनी लालच और काले जादू से इसे बर्बाद किया है, लेकिन अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अंत? तुम नहीं जानती कि मैं क्या कर सकती हूँ। सलीना की शक्ति अब मेरी है और जल्द ही मैं उसे खत्म करके उसकी हर एक ऊर्जा को अपनी बना लूंगी। तब इस सुंदरवन के हर पेड़, हर जानवर और हर पक्षी को मेरे सामने झुकना पड़ेगा। वे ताजी हवा और साफ पानी के लिए मुझसे भीख मांगेंगे। तुम्हारी ये लालच तुम्हें नष्ट कर देगी मोना। ये सुंदरवन तुम्हारे लिए सिर्फ एक शिकार है, लेकिन यहाँ रहने वालों का घर है। मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? सलीना की तरह मैं तुम्हें भी इस झील के जाल में कैद कर दूंगी। तुम्हारी जादुई छड़ी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। मोना ने अपनी जादुई छड़ी को उठाया और चारों ओर से अंधकार भरी लहरों को रानी परी की ओर फेंक दिया। तुम मुझसे बच नहीं सकती। यह झील मेरी है। रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी को आगे बढ़ाकर एक सुनहरी ढाल बनाई। मोना के सभी वार उस ढाल से टकराकर खत्म हो गए। मोना, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम इस झील का सच्चा अधिकार कभी नहीं पा सकती। यह केवल सलीना और इस सुंदरवन के जीवों का घर है। मोना ने गुस्से में एक और हमला किया। इस बार उसने अपनी छड़ी से एक विशाल जादुई जाल बनाया और उसे रानी परी की ओर फेंक दिया। रानी परी, यह जाल तुम्हें हमेशा के लिए मेरी कैद में बांध देगा। रानी परी ने अपनी छड़ी से एक तेज प्रकाश छोड़ा, जिसने उस जाल को बीच में ही रोक दिया। लेकिन वह समझ चुकी थी कि मोना की असली शक्ति उसकी जादुई छड़ी में है। मोना ने एक और वार किया, लेकिन इस बार रानी परी ने अपनी छड़ी से एक सुनहरी किरण छोड़ी, जो सीधा मोना की छड़ी पर लगी। जैसे ही किरण छड़ी से टकराई, वह टूटकर 2 टुकड़ों में बिखर गई। छड़ी के टूटते ही मोना के चारों ओर से काली ऊर्जा गायब होने लगी। उसकी जलपरी की आकृति धीरे धीरे बदलने लगी। कुछ ही पलों में वह एक साधारण मछली में बदल गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं इतनी कमजोर कैसे हो सकती हूँ? यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। मोना, लालच और बुराई का अंत हमेशा होता है। अब तुम केवल एक साधारण जीव हो और तुम्हें इस झील में रहकर शांति से जीवन बिताना होगा। मोना एक मछली के रूप में झील की गहराई में गायब हो गई। उसके जाते ही झील का पानी फिर से साफ और शांत हो गया। सलीना जलपरी की कैद टूट गई और वह धीरे धीरे होश में आई। रानी परी, तुमने न केवल मुझे बल्कि इस पूरे सुंदरवन को बचा लिया। सलीना, यह सुंदरवन तुम्हारा घर है। इस सुंदरवन की देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रानी परी, सलीना, लोमड़ी और दोनों चिड़िया झील से बाहर निकले। सुंदरवन ने अपनी खोई हुई हरियाली और शांति को वापस पा लिया था। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट फिर से गूंजने लगी। एक घने हरे भरे जंगल में एक अनोखा पेड़ था। उसकी शाखाओं पर चमचमाते, सुगंधित और लजीज फल लटकते रहते थे। यह पेड़ जंगल के हर जीव के लिए जीवनदायिनी था। सभी जानवरों का भोजन इसी से जुड़ा था। नागराज ने अचानक एक मासूम चिड़िया को अपनी जहरीली फन से डस लिया। नागराज ने इस जंगल के नियम तोड़े हैं। उसने बेवजह मासूम जीवन को छीन लिया। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। नागराज, तुम्हारी इस घिनौनी हरकत का हिसाब लिया जाएगा। तुम्हारे लिए इस जंगल में कोई जगह नहीं है। अभी और इसी वक्त तुम्हें इसे छोड़ना होगा। नागराज अपनी कुंडली उठाए क्रोध में भरकर शेर को घूरने लगा। तुम कौन होते हो मुझे मेरे घर से निकालने वाले? यह जंगल उतना ही मेरा है जितना तुम्हारा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हर जानवर ने नागराज के व्यवहार की निंदा की और सहमति जताई कि उसे जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए। सभी की एकजुटता और सहमति ने नागराज को कोई और विकल्प नहीं छोड़ा। अपमान और निराशा से भरा नागराज बिना कुछ कहे जंगल छोड़कर चला गया। कई दिन गुजर गए। नागराज गुस्से में अपनी योजना बनाने लगा। नागराज, जो अब अपमान और क्रोध की ज्वाला में जल रहा था, उसने ठान लिया कि वह इस जंगल की खुशियों को तहस नहस कर देगा।
उसकी निगाहें जंगल के जीवनदायिनी पेड़ पर जा टिकी, जो हर प्राणी के जीवन का आधार था। नागराज जानता था कि अगर इस पेड़ को नष्ट कर दिया जाए तो पूरे जंगल की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए नागराज ने अपने सबसे वफादार चेले किंग कोबरा को बुलाया। नागराज ने अपनी विशैली आवाज में कहा, किंग कोबरा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी वफादारी साबित करो। उस जीवनदायिनी पेड़ की जड़ को अपने जहर से भर दो। जब जड़ में जहर समा जाएगा तो उसके फल नीले और विषाक्त हो जाएंगे। तब यह जंगल खुद बर्बाद हो जाएगा। किंग कोबरा तुरंत पेड़ की ओर बढ़ा। उसने अपने फन को फैलाया और अपनी जहर से भरी फन को पेड़ की जड़ में गहराई तक धंसा दिया। उसके जहर ने पेड़ की नसों में फैलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पेड़ के सभी फल नीले पड़ने लगे और उनमें मौत का जहर भर गया। वह पेड़ जो कभी हर प्राणी को जीवन देता था, अब मौत का प्रतीक बन गया। जंगल में जो भी जानवर उन फलों को खाता, वह दर्द से तड़पने लगता और कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती। धीरे धीरे पूरे जंगल में खौफ का साया छा गया। हर प्राणी सहमा हुआ था। नागराज अपनी कुटिल योजना की सफलता देखकर छुपकर मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा कि अब इस जंगल का विनाश तय है और कोई उसे रोक नहीं सकता। एक दिन दो पक्षी उस पेड़ से फल खा लेते हैं। जैसे ही उन्होंने फल खाया, वे तड़पने लगे। चिड़िया का शरीर सुन्न पड़ने लगा और दोनों पक्षी एक ही समय में मर गए। यह भयावह दृश्य देखकर पास खड़ी लोमड़ी ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ इन दोनों को? जानवरों ने मिलकर दोनों पक्षियों को उठाया और उन्हें वैद्य के झोपड़े तक ले गए। वैद्य ने पक्षियों का निरीक्षण किया। उनकी हालत देखकर उसने फलों के नमूने भी जांचे। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह पेड़ अब विषाक्त हो चुका है। फलों में ऐसा खतरनाक जहर समा गया है जो न केवल इन पक्षियों बल्कि पूरे जंगल के लिए घातक है। वैद्य के यह शब्द सुनकर जंगल में मायूसी छा गई। जानवरों की आंखों में चिंता और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उनकी आवाज में गंभीरता और रहस्य था। इस विष का इलाज संभव है। दक्षिण दिशा के समुद्र में एक जलपरी रहती है। वह एक दुर्लभ कमल का फूल उगाती है जिसकी शक्ति इस जहर को खत्म कर सकती है। समुद्र के किनारे पहुंचते ही सभी जानवर जलपरी को बुलाने के लिए आवाज दी। जलपरी कुछ ही पलों में पानी से बाहर निकल आई। क्या बात है, तुम सबने मुझे क्यों बुलाया? लोमड़ी ने सबसे पहले आगे बढ़ते हुए जलपरी से कहा, हमने खुद देखा कि दो छोटे पक्षी ने उस पेड़ के फल खाए और वे तड़पते हुए गिर गए। हम सब ने समझा खतरनाक हो गए हैं। हम सब जानवर अब घबराए हुए हैं। हम जानते हैं कि तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। वह कमल का फूल जो समुद्र के गहरे तल में उगता है, वही हमारे जंगल को बचा सकता है। जलपरी ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। ठीक है, मैं खुद वह कमल का फूल लाकर तुम्हें दूंगी। यह मेरा वादा है। तुम सब यहीं मेरा इंतजार करो। जलपरी ने अपनी चमकदार पूंछ लहराई और समुद्र की गहराइयों में गायब हो गई। जानवरों ने बेसब्री से उसकी वापसी का इंतजार किया। कुछ समय बाद जलपरी अपने हाथ में एक खूबसूरत चमकदार नीले कमल का फूल लेकर वापस आई। यह रहा वह कमल का फूल जो तुम्हारे जंगल की समस्या का समाधान करेगा। इसे अपने जंगल में ले जाओ और उस पेड़ के पास पहुंचकर इसे सही ढंग से इस्तेमाल करो। सभी जानवरों ने जलपरी को धन्यवाद दिया। जब वह फूल लाकर तांत्रिक के पास लाए तो उसने उसे पेड़ के फल पर छिड़का। फूल का असर होते ही जंगल का वह पेड़ फिर से जीवित हो गया। सारे फल फिर से मीठे और ताजे हो गए और नीला रंग गायब हो गया। नागराज जो अपने बदले की आग में जल रहा था, अब अकेला और अपमानित महसूस कर रहा था। उसने समझ लिया कि बदला कभी भी अच्छा परिणाम नहीं लाता। जंगल में शांति और खुशहाली फिर से लौट आई। जानवरों ने मिलकर उस पेड़ से फल खाए और नागराज की गलतियों से सीख लिया और इस तरह जंगल में फिर से एक नया सूरज उगने लगा जिसमें सबकी खुशियां लौटी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।